अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। कद्दू वर्गीय सब्जियों में रोगों से होता है भारी नुकसान, करें समय पर नियंत्रण। चीकू की बागवानी करना है फायदे का सौदा। अपने राज्य में किसान विभिन्न तरह की बेल वाली सब्जियों की खेती करते हैं और जिन किसानों ने इन सब्जियों को लगा रखा है उनकी फसल में कई प्रकार के रोगों का प्रकोप हो सकता है। तो इस समय बेल वाली सब्जियों में कौन कौन से रोग लगते हैं और इनकी रोकथाम किस प्रकार से की जाए, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कद्दू वर्गीय सब्जियां आजकल वर्ष भर उगाई जाने लगी हैं। इसका उत्पादन अच्छा होता है, लेकिन अधिक नमी और बदलते मौसम के कारण रोग का प्रकोप अधिक देखा जाता है। कभी कभी प्रबंधन के अभाव में पूरी फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों को इन रोगों की सही पहचान करके उचित समय पर उचित नियंत्रण करना आवश्यक है, जिससे अच्छा उत्पादन सब्जियों का मिल सके। कद्दू वर्गीय सब्जियों में एक मुख्य रोग है फ्यूजेरियम विल्ट, उकटा रोग। ये रोग एक मृदा जनित फफूंदी फ्यूरोजियम स्पीसीज से होता है। इससे प्रभावित पौधा मुरझाकर सूख जाता है, पौधे की जड़ें और भीतरी भाग भूरा हो जाता है। इससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है। स्पष्ट लक्षण फूल आने व फल बनने की अवस्था में दिखाई देते हैं। कभी कभी तो पूरा पौधा सूख जाता है। रोग की रोकथाम के उपाय, इसके लिए रोग रोधी किस्मों की बुआई करें। भूमि का सूर्यकरण करने पर भी इस बीमारी को कम कर सकते हैं। बुआई से पूर्व बीज की कार्बोडाइजम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें और बीमारी के आने के बाद पौधे की ड्रिंचिंग करके फसल को उकटा रोग से बचा सकते हैं। श्यावरण रोग, यह रोग एक प्रकार की फफूंदी से होता है। ये रोग कद्दू की फसल में अधिक होता है, जबकि पेठा में भी ये रोग अधिक होता है। ये रोग गर्म और अर्ध मौसम में अधिक होता है। पौधे की किसी भी वृद्धि अवस्था में ये रोग हो सकता है। इस रोग के लक्षण पौधे की पुरानी पत्तियों पर छोटे जलयुति या पीले धब्बे बनते हैं। ये धब्बे कोणीय या गोला आकार के हो सकते हैं। बाद में ये आपस में मिल जाते हैं और सूख जाते हैं। पत्ती का ये सूखा भाग झड़ जाता है, इससे पैदावार कम हो जाती है। रोकथाम के उपाय, मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इसके अलावा बीज कार्बोडाइजम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करके बुआई करने पर इस रोग से काफी हद तक बचा सकते हैं। चुर्ली आसिड रोग,
इस रोग में पत्ते की ऊपरी सतह पर सफेद या धुंधली धूसर रंग के पाउडर जैसे छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, जो बाद में पूरी पत्ती पर फैल जाते हैं। पत्तियों और फलों का आकार छोटा व विकृत हो जाता है। पौधे की पत्तियां असमय गिर जाती हैं। इसका सीधा प्रभाव फसल उत्पादन पर पड़ता है। रोकथाम के उपाय। फसल पर रोग के लक्षण दिखाई देने पर प्रारंभिक अवस्था में कैराथीन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर दोहराएं। ऐसा करके रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। तुलासीदा रोग के लक्षण। इस रोग के कारण पत्तियों की निचली सतह पर सफेद भूरी फफूंदी उलझी हुई रुई के रूप में दिखाई देती है, जिससे पत्तियों की निचली सतह पर बैंगनी भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। पत्ती का ऊपरी भाग पीला हो जाता है और इन धब्बों पर चूर्ण दिखाई देता है। समय के साथ ये धब्बे गलने लगते हैं। रोगग्रसित पत्तियां पीली पड़कर पौधे से गिर जाती हैं। पौधे की बढ़वार रुक जाती है। जो फल बनते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं। पैदावार कम हो जाती है। रोग नियंत्रण के उपाय। खड़ी फसल में जिनेब 0.3% का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा किसान भाई कद्दू वर्गीय सब्जियों के खेत को निराई गुराई द्वारा खरपतवारों से मुक्त रखें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की बीज को बुआई से पूर्व कार्बोडाइजम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीजोपचार पर बुआई करें तो इस रोग का प्रकोप नहीं होगा। पत्ती झुलसा रोग। इस रोग के लक्षण सबसे पहले पत्ती पर हल्के भूरे रंग के धब्बे के रूप में दिखाई देता है, जो बाद में गहरे रंग से बड़े आकार में हो जाता है। पत्तियों पर धब्बे गोलाकार रूप में बनते हैं, जिससे पत्तियां झुलसी हुई दिखाई देती हैं। रोकथाम। फसल पर रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैनकोजेब 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें, जिससे इस रोग की रोकथाम हो जाती है। किसान भाइयों, इस बात का ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव फल तुराई के बाद करें और दवा छिड़काव के 1 सप्ताह बाद ही सब्जियों की तुराई करें। इस प्रकार से किसान भाई फसल को रोगों से होने वाले नुकसान से बचाकर अच्छी उपज लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। बरसात आते ही प्रदेश के कई किसान फलों के नए बाग लगाने में जुट जाते हैं। इसी के तहत आज हम बात कर रहे हैं चीकू की। अगर आप भी चीकू के नए बाग लगाने की सोच रहे हैं तो इसकी कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और गड्ढों की तैयारी से लेकर पौधे रोपाई तक किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जायसवाल। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल पानी काफ़ी मात्रा में गिर रहा है और जैसे ये पानी थोड़ा सा रुकेगा तो हमारे किसान भाई पौधरोपण की तरफ भी आकर्षित होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीकू एक महत्वपूर्ण फलदार हमारा जो पूर्ण रूप से पोषक तत्वों से भरपूर फल है। तो किसान भाइयों, प्रमुख बात यह है कि जब भी हम चीकू की बात करते हैं तो किस्मों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। काली पत्ती जो है हमके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ ही साथ क्रिकेट बॉल है, छतरी है, ये हमारी पुरानी किस्में हैं। अब जो नई किस्में आ गई हैं संकर जातियां हैं, जिसमें कोयम्बटूर चीकू 1, कोयम्बटूर चीकू 2 और कोयम्बटूर चीकू 3 है। इसके अलावा जो है PKM-1 और PKM-2 ये ऐसी संकर जातियाँ भी अब आ चुकी हैं। तो किसान भाइयों, अगर चीकू आप लगाना चाहते हैं तो पहली प्राथमिकता हमारी यह होनी चाहिए कि जो अनुशंसित किस्में हैं हम उनका ही प्रयोग करें।
चीकू की खेती के लिए गर्म व नम मौसम की आवश्यकता होती है। गर्मी में इसके लिए उचित पानी की व्यवस्था का होना भी आवश्यक है। इसे मिट्टी की कई किस्मों में उगाया जा सकता है, जैसे अच्छे जल निकास वाली गहरी जलोढ़, रेतली, दोमट और काली मिट्टी चीकू की खेती के लिए उत्तम रहती है। तो सबसे पहले पौधरोपण करने के पूर्व हमको यह जानकारी जरूर होना चाहिए कि हम गड्ढे कैसे तैयार करें। कुछ किसान भाई पहले से अपनी पौधरोपण की प्लान कर लेते हैं और गर्मी के समय में वो गड्ढे करवा लेते हैं और लगभग हम जो है 2 फीट लंबाई, 2 फीट चौड़ाई और 2 फीट गहराई का गड्ढे जरूर तैयार करें। इस गड्ढे में हम गोबर की खाद की मात्रा जरूर डालें। यदि गोबर की खाद नहीं है आपके पास में तो हम केचुआ का खाद भी प्रयोग कर सकते हैं, हम नीम की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आधार खाद के रूप में होते हैं और इसको हमको जरूर डालना चाहिए। तो आप गड्ढे तैयार बिल्कुल नहीं किए हैं तो अभी भी कर सकते हैं। हमको जब भी पौधा लेना चाहिए तो शासकीय विभाग से या प्राइवेट नर्सरी से, विश्वसनीय नर्सरी से ही हमको पौधे प्राप्त करना चाहिए और वांछित किस्म जो हम चाह रहे हैं उस किस्म का ही पौधे हमको प्राप्त करना चाहिए। चीकू की व्यावसायिक खेती के लिए शीर्ष कलम और भेंट कलम विधि द्वारा पौधा तैयार किया जाता है। चीकू लगाने का सबसे उपयुक्त समय वर्षा ऋतु है, लेकिन चीकू के बाग से अधिक फल उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसकी रोपाई के समय कतार से कतार की दूरी 5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी भी 5 मीटर ही रखनी चाहिए। तो किसान भाइयों, बात करते हैं हम पौधरोपण की, क्योंकि समय है पौधरोपण करने का, मौसम अनुकूल है और जहाँ पर हमने गड्ढे तैयार किए हैं उसके बीच भाग में जितना हमारा पॉलीथीन है उतना बड़ा छोटा सा एक गड्ढा तैयार कर ले और पॉलीथीन को सावधानीपूर्वक ब्लेड से या कैंची से काट ले और पिंडा समेत मिट्टी उसमें रहने दे, जड़ को खुला ना होने दे। ये जरूर ध्यान रखें। कई बार हम सावधानीपूर्वक नहीं काट पाते हैं और पॉलीथीन को जल्दी जल्दी खींचते हैं तो उससे पूरे पिंडे की मिट्टी झड़ जाती है और जड़ बाहर दिखने लग जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। पौधरोपण करते समय सावधानी जरूर रखें। अच्छे से हमको पैर से मिट्टी को भरकर दबा देना चाहिए जिसमें उसमें किसी भी प्रकार की हवा न रुके और जो जड़ है वो मिट्टी के संपर्क में आ जाए और जड़ जो है नया उसमें वृद्धि होना प्रारंभ हो जाए। दबाने के बाद एक लकड़ी का या बांस की जो खपच्ची ले लें, और आजकल प्लास्टिक के भी स्टिक आ रहे हैं तो आप स्टिक जरूर लगा लें और उसको सीधा पौधे को खड़े करके उसमें बांध दें। इसके बाद जो है हजारे से हमको जो है अगर पानी नहीं गिर रहा है और भूमि नमी है तो भी हमको जो है एक बार सिंचाई उसमें कर देना चाहिए ताकि प्रारंभिक अवस्था में जड़ को पानी जो है पर्याप्त मात्रा में मिल जाए और उसको मिट्टी से पकड़ बनाने के लिए उसको आसानी हो जाए। पौधों की रोपाई करते समय मूल वृंत पर निकली हुई टहनियों को काटकर साफ कर देना चाहिए। पेड़ का शतरक भूमि से 1 मीटर ऊंचाई पर बनने देना चाहिए। जब पेड़ बड़ा होता जाता है तब उसकी निचली शाखाएं झुकती चली जाती हैं और अंत में भूमि को छूने लगती हैं और पेड़ की ऊपर की शाखाओं से ढक जाती हैं। इन शाखाओं में फल लगने भी बंद हो जाते हैं, इसलिए इस अवस्था में इन शाखाओं को छांटकर निकाल देना चाहिए। अब पौधरोपण के बाद की जो सावधानियां हैं यह आवश्यक है पौधे की सुरक्षा और बीच बीच में यदि ज़्यादा पानी भर रहा है तो हम नाली बनाकर ज़्यादा पानी को जल निकास की भी व्यवस्था उसमें कर लें और आवश्यकता अनुसार खरपतवार का भी नियंत्रण हम कर लें और यदि बतर में आती है तो बीच बीच में हमको उसको गुड़ाई कर देना चाहिए जिससे हमारी पौधे जो हैं बहुत अच्छे प्रारंभिक अवस्था से उसमें कल्ले फूटना शुरू हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, यदि मेरे द्वारा बताए गए बातों को हम ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने गांव में चीकू का पौधा लगा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी। इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, ICAR, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जोधपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले 3 दिनों में आसमान में आंशिक बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आगामी 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 83% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 36% रहने की संभावना है। हवा की गति 11 से 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरीफ फसलों में कीटों की रोकथाम के लिए प्रकाश प्रपंच का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए एक टब या किसी बड़े बर्तन में पानी और थोड़ा सा कीटनाशी मिलाकर एक बल्ब जलाकर खेत के बीच में रखें। प्रकाश से कीट आकर्षित होकर उसी घोल में गिरकर नष्ट हो जाएंगे। दलहनी फसलों में सेमी लूपर कीट के प्रभावी नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब 15.8 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 2 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। तिल की फसल 4 सप्ताह की हो गई हो तो नाइट्रोजन की 20 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। मूंगफली की फसल में बादल छाए रहने के कारण टिक्का रोग के फैलने की संभावना है। इस रोग में पत्तियों पर मटियाले रंग के गहरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए रोग के लक्षण दिखाई देते ही कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। वर्तमान मौसम की स्थिति में मूंग की फसल की नियमित रूप से निगरानी करते रहें। अगर सफेद मक्खियां या रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप अधिक हो तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। ग्वार की फसल में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 300 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। पालतू जानवरों को सीधी वर्षा से बचाव के समुचित उपाय करें और उनके रहने के स्थल पर पानी इकट्ठा न होने दें और बिछावन को भी सूखा रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सांडवा, जिला चूरू के कृषक उल्लास चंद्र ने। इनकी गाय लंपी वायरस से ग्रसित है, यह इसके बचाव और उपचार के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो उल्लास चंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। वायरस गायों और दूसरे पशुओं में तेजी से फैलने वाले इस रोग को लेकर पशु चिकित्सा विभाग भी अलर्ट है। संक्रमण के चलते गायों के शरीर पर छोटी छोटी गठान और घाव उभर आए हैं। इससे पशुपालक भी परेशान हैं। लंपी का कारण कैप्रीप्रॉक्स वायरस है, जो मक्खी और मच्छरों की वजह से एक पशु से दूसरे पशु तक फैलता है। कोई भी पशु इस वायरस से इन्फेक्ट होता है तो 7 दिन बाद धीरे धीरे शरीर कमजोर पड़ने लगता है। पशु खाना पीना छोड़ देता है। वायरस सबसे पहले स्किन, फिर ब्लड और अंत में दूध पर असर डालता है। लंपी स्किन डिसीज ये एक वायरल बीमारी है
और ये बीमारी से कोई ज़्यादा घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। शुरू में बुखार होता है, 2-3 दिन बुखार रहता है और स्किन जो उसकी चमड़ी है उस पर गांठें पड़ जाती हैं। और क्योंकि सीजन अब बरसात का है तो इस समय मक्खी और मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसका जो फैलने का कारण है वो मक्खी मच्छर ही है, चीचड़ है। तो आपके माध्यम से मैं सभी पशुपालक भाइयों से, किसान भाइयों से यह अनुरोध करूंगा कि वो अपने पशुओं को मच्छरदानी से या कोई नेट जो अवेलेबल हो उससे बचा के रखें। पशुपालक भाइयों, पशुओं को लंपी बीमारी से बचाने के लिए आप अपने पशुओं को स्वच्छ और साफ रखें। पशुओं के आसपास की गंदगी, गोबर इत्यादि को नियमित रूप से साफ करें। पशुओं के इर्द गिर्द पानी जमा नहीं होना चाहिए, वरना मच्छर, मक्खी व कीड़े मकोड़े वहां अपना घर बना सकते हैं। प्रत्येक 3 महीने के अंतर पर पशुओं को आंतरिक परजीवी नाशक दवा का सेवन कराना चाहिए। इसके अलावा पशु को अच्छा खान पान, विटामिन और खनिज लवण देना चाहिए। इसके साथ ही लिवर टॉनिक व बालों के लिए कंडीशनर का प्रयोग करना चाहिए। मैं ये भी अनुरोध करूंगा पशुपालक भाइयों से कि इस समय जब बीमारी का समय है, पशुओं की जो खरीद फरोख्त है, सेल है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इस पे भी थोड़ी सी पाबंदी लगी रहे तो अच्छा रहेगा। ये सबके हित में है। अगर हम इस तरह की सावधानियां बरतेंगे तो निश्चित तौर पे इस बीमारी पे हम विजय पा लेंगे। और अगर कोई पशु बीमार है तो पशुपालक भाई से मेरा अनुरोध है कि बाकी पशुओं से उसको अलग कर ले और हमारे डॉक्टर से संपर्क करके उसका इलाज करें। और मेरे ख्याल में अगर हम इनको टाइमली ट्रीटमेंट देते रहेंगे तो हम इस पे काबू पा लेंगे। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।